अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम वर्क बुक सॉल्व कर रहे हैं। ये टाइटल पेज है इस बुक की और ये इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस बुक 1 की जो क्लास 6 में पढ़ाई जाती है, ये उसकी वर्क बुक है। ये टाइटल पेज उसकी ये है। कल हमने दो एक्टिविटीज़ की थी, एक्टिविटी नंबर 8.1 और 8.2 की थी। आज हम एक्टिविटी नंबर 8.3 कर रहे हैं और इस एक्टिविटी के अंदर हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसी चीज़ का वज़न पानी में और हवा में सेम रहता है या डिफरेंट रहता है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर हम किसी चीज़ का वज़न मालूम करें हवा के अंदर, तो उसका जो वज़न होता है हवा के अंदर, क्या पानी में भी वही वज़न रहता है या चेंज होता है। तो जाहिर है पानी में उसका वज़न कम होता है, ये बुक के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना होता है और जाहिर है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप एक पत्थर ले लेते हैं। नंबर एक देखिए, एम क्या है इसके अंदर, क्या आपने ये मालूम करना है टू फाइंड आउट वेदर ऑब्जेक्ट्स वेइ द सेम इन एयर एंड वाटर। हमें ये मालूम करना है कि ऑब्जेक्ट्स का वज़न पानी में और हवा में सेम रहता है, तो ये हमें मालूम करना है। ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होने चाहिए, एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस है ये वाला, ये जो नज़र आ रहा है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस है, मेजरिंग सिलेंडर, और हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए ये वाला। ठीक है, इसमें मेजरिंग सिलेंडर, सॉरी ये वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। ओके, ये हमारे पास दूसरा जो मटेरियल है वो स्ट्रिंग है, एक धागा चाहिए, वाटर चाहिए, स्टोन पत्थर चाहिए, की एक चाबी चाहिए, सी शेल चाहिए और ग्लास स्टॉपर चाहिए। ये चीज़ें हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं कि टाई अ स्टोन विद अ स्ट्रिंग, हैंग इट एंड ऑन एन एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर इट्स वेट्स एंड शो बिलो। ओके, एज शोन बिलो। हमने एक पत्थर ले लिया, उसको एक रस्सी के साथ बांधा और उस रस्सी को हमने एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ बांधा, ये आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये वाला, ये हमें आपको बता देता है कि इसका वज़न कितना है इस तरीके से। ठीक है, तो नंबर एक चीज़ हम ये कर लेते हैं, रिकॉर्ड द वेट्स ऑफ द स्टोन इन एयर इन द टेबल बिलो। अब उसमें से हमने क्या करना है कि वज़न हमें निकालना है हवा के अंदर उसको लटका देते हैं, पानी के अंदर भी नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम हम हवा के अंदर उसको लटका देते हैं और ये देखते हैं कि हवा के अंदर इसका वज़न कितना है। ठीक है, और फिर हम उसी चीज़ को पानी के अंदर डाल देते हैं। ये पानी के अंदर इस तरह से डालेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से पानी के अंदर डाल देंगे फिर। ठीक है, और पानी के अंदर उसका फिर वज़न मालूम करते हैं। तो पहले स्टोन का हम हवा में इसका वज़न निकालते हैं और फिर पानी के अंदर इसका वज़न निकाल लेते हैं। फिर दूसरी चीज़ हम ले लेते हैं, की ले लेते हैं, कोई चाबी ले लेते हैं। ठीक है, चाबी ले लेते हैं और चाबी का वज़न भी हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, पहले हवा में और फिर उसको पानी के अंदर डाल के इसके अंदर इस तरीके से पानी के अंदर डाल देते हैं। तो पानी में और हवा में दोनों का वज़न निकाल लेते हैं। फिर सी शेल ले लेते हैं, सी शेल को भी हवा के अंदर लटका देते हैं और इस तरह से फिर उसको पानी के अंदर डबो के लटका देते हैं और दोनों तरह से उसका वज़न निकाल लेते हैं। ठीक है, और हम ये सारी जो हमारे पास जो रीडिंग आएगी, देखिए स्टोन का एयर में इसका वज़न और हवा के अंदर इसका वज़न, सॉरी पानी के अंदर इसका वज़न, की का एयर के अंदर इसका वज़न और वाटर के अंदर इसका वज़न, इस तरह से सी शेल का भी और ग्लास स्टॉपर का भी। ठीक है, ये चार चीज़ें हम ले लेते हैं, इन चारों चीज़ों का हम वज़न मालूम करते हैं हवा के अंदर और फिर किस चीज़ के अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, नंबर थर्ड में हम क्या करते हैं, कहते हैं कि फिल इन मेजरिंग, ये तो वही चीज़ आपके पास आ गई। ये थर्ड में हम ये कर लेते हैं कि भाई फिल अ मेजरिंग सिलेंडर हाफ फुल विद वाटर, immerse the stone in water as shown in the diagram below, make sure that the stone is fully immersed in the water। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि आप एक सिलेंडर ले लें, मेजरिंग सिलेंडर ले लें और उसमें फिर जो पत्थर है उसको पानी के अंदर डाल दें, उसका वज़न निकाल दें। लेकिन ये यकीनी बनाइएगा कि जो पत्थर है वो पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मेजर द वेट ऑफ द स्टोन इन वाटर एंड रिकॉर्ड द वेट इन द टेबल इन स्टेप 2 है। इसके अंदर ये जो हम वेट हैं हम उसको निकाल देते हैं। ठीक है, रिपीट स्टेप 1 एंड 4 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। की के लिए भी आपने करना है, सी शेल के अंदर इन ग्लास टॉपर के लिए। ठीक है, यानी हमने जो पहले एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली उसी की बात कर रहे हैं कि पत्थर को पहले हवा में फिर पानी में इसका वज़न निकालें, फिर सी शेल ले लें, की ले लें, इस तरह से ग्लास टॉपर ले लें। इन चारों चीज़ों का
पहले हवा के अंदर उसका वज़न निकालें और फिर पानी के अंदर डबो के उसका वज़न निकाल लें और इस तरीके से उनको अपने साथ रिकॉर्ड करें। 6. Based on your observation, is there any difference in the weight of each of the objects in air and in water? If there is, write down the difference and explain why there is a difference. कहते हैं कि जो आपके ऑब्जर्वेशन हैं, जो आपने कर दिया, उसके अंदर आप क्या कर लें कि ये देखें कि क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है, पानी के अंदर डबोने और हवा के अंदर उसका जो वज़न है, क्या उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है? तो यकीनन आ रहा होगा, ठीक है, आएगा, लाजमी आएगा, ठीक है। हवा के अंदर वज़न उसका ज़्यादा होगा, पानी के अंदर उसका वज़न कम होगा। और फिर अगर वो कहते हैं कि ये डिफरेंस है, तो ये बताइए कि वज़न क्यों इस तरह से, जो डिफरेंस है ये क्यों है, ठीक है। तो ये इसलिए है कि हवा के अंदर अबतरस नहीं होता, वज़न है जो कि नीचे की तरफ ज़्यादा होता है। पानी के अंदर पानी का अबतरस हवा के अबतरस से ज़्यादा होता है, इसलिए वज़न पानी के अंदर कम होता है, ठीक है। यानी अगर आप इसको देखिए, वैसे हम बुक के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इधर वेट ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं और अबतरस से ऊपर एक्ट कर रहा होता है, तो फिर वज़न से अबतरस माइनस होता है तो वज़न कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये एक्टिविटी है, ये बुक के अंदर भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, एग्जैक्टली बुक के अंदर भी ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो ये थी एक्टिविटी नंबर 8.3। अब आ जाइए रिवीजन, जो वर्कशीट्स हैं यहाँ पे आप उसको कर लीजिएगा। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इन्वॉल्व फोर्सेस है। क्लाइंबिंग अप अ रोप, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इन्वॉल्व इन फोर्सेस, कौन कौन से हैं। क्लाइंबिंग ऑन अ रोप, रोप के ऊपर चढ़ना, यानी क्लाइंबिंग कहाँ है, क्लाइंबिंग अप अ रोप, रस्सी के ऊपर जो है चढ़ना, ठीक है। और दूसरा जो है टगिंग द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट है, स्टेपिंग ऑन द डेड लीफ है, रेजिंग अ फ्लैग अप अ फ्लैग पोस्ट है। तो ये इनमें से कौन कौन सी, क्लाइंबिंग अप अ रोप, रस्सी के ऊपर चढ़ना, रस्सी के ऊपर चलते हैं, पुश करते हैं ना, रस्सी के ऊपर जो वॉक करते हैं, रस्सी के ऊपर वॉक करने का मतलब क्या है, ये अप अ रोप है ना, तो ये आपके पास ये पुशिंग है, ठीक है। रस्सी के ऊपर चलता है बंदा तो रस्सी को नीचे पुश कर रहा होता है, ठीक है, एक चीज। टगिंग द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट, स्ट्रिंग ऑफ अ काइट को खींचना, जो स्ट्रिंग ऑफ काइट होती है, जो भी मांझा होता है, पता नहीं जो भी कहते हैं उसको खींचते हैं, तो पुल है ना, ठीक है। तो पहला पुश है, दूसरा पुल है, तीसरा स्टेपिंग ऑन अ डेड लीफ, जो हाँ ये भी पुश है, मुर्दे पत्ते जो होते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर पाँव रखना, तो ये भी पुश है। इस तरह से रेजिंग अ फ्लैग अप अ फ्लैग पोस्ट है, ये इन्हें झंडा जो है ऊपर जो लगा देते हैं, चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसमें से रस्सी खींचते हैं और झंडा ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो फ्लैग पोल के पोस्ट के ऊपर हम जो झंडा लगा देते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, पुल करते हैं, उसको रस्सी को पुल करते हैं और जो झंडा है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पुल है, ओके। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो इसके आंसर्स हैं कौन कौन से हैं, मुझे बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इन्वॉल्व फोर्सेज है। इन एक्शंस में कौन कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व है, तो आपके पास आंसर डी आ जाएगा ना। 1, 2, 3 और 4 तमाम के तमाम में फोर्सेज इन्वॉल्व है। कहते हैं यहाँ पे एक ए में जो दिया हुआ कहता है कि 1 और 2 में फोर्सेज इन्वॉल्व है, बाकी में नहीं है, तो गलत है ना। नंबर 2 में कहता है कि 2 और 3 में फोर्सेज इन्वॉल्व है, बाकी में नहीं है। और सी में कह रहे हैं कि 3 और 4 में फोर्सेज इन्वॉल्व है। और डी में कह रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4 चारों के अंदर फोर्सेज इन्वॉल्व है। असल आंसर चारों के अंदर फोर्सेज इन्वॉल्व है। एक में पुश है, फिर में पुल है, दूसरे में फिर से पुश है, फिर तीसरे चौथे में फिर से पुल है, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेज हैं, तो आपका आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। इसमें डी आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन अ पुश इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स है। कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रास्ते स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इज गिवन अ पुश इन द अपोजिट डायरेक्शन से उसको पुश कर दिया। बॉडी यू जा रही है, यू, और इस तरफ से उसको पुश कर दिया अपोजिट डायरेक्शन से, मुखालिफ सिमत से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स है। नंबर 1, द ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हाइल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, नंबर 1 चीज।
Number 2, the object speed up while moving in the same direction. Number 3, the object stops moving. Number 4, the objects change direction. देखें ये बॉडी जो है सीधा यूं जा रही है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स पुश कर दिया गया। तो इसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं? दो पॉसिबिलिटीज है। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी। जब बॉडी पहले से यूं जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन से पुश मारा जाता है, तो उसकी क्या हो जाएगी? इसका आंसर जो है इसमें क्या हो सकता है कि द ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हाइल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। या तो आपका अगर पुश कम है तो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी, थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन से पुश कम, एक चीज ध्यान में रख ले। देखिए ये बॉडी यूं जा रही है, इधर देखो, ये बॉडी यूं जा रही है स्ट्रेट लाइन में, यूं जा रही है, एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन से, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से पुश लगा दी गई, जो भी है मतलब, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से वो, ठीक है। अब देखिए, ये देखें, या तो अगर ये फोर्स कम है इससे तो ये स्लो हो जाएगी, बाकी जाएगी उसी डायरेक्शन में लेकिन स्लो हो जाएगी थोड़ी सी। अगर ये मतलब इसके बराबर है तो हो सकता है कि इसको स्टॉप कर दें, स्टॉप कर देगी, ठीक है। तो इसमें एक के अंदर लिखा है द ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। नंबर 1, जब ये पुश कम होगी तो फिर स्लो हो जाएगी। द ऑब्जेक्ट स्पीड अप व्हाइल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो जाएगी सेम डायरेक्शन में, तो गलत हो जाएगा ना, ये नहीं है, ठीक है। ये तो जो स्पीड अप नहीं होगी, स्लो होगी या रुक जाएगी या अपोजिट डायरेक्शन में पीछे चली जाएगी अगर आगे से पुश बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी डायरेक्शन में स्पीड अप नहीं होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से पुश लगा दिया गया ना, ठीक है। नंबर 3, द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स मूविंग। तो यस, ये भी हो सकता है, ये 1 2 हो सकता है। द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, वापस पीछे मुड़ सकता है, उसी डायरेक्शन, उसी रास्ते पे वापस जा सकता है। 3 तरीके। तो आपके पास 1 3 और 4 आपके पास डी आंसर आ रहा है, ठीक है। कौन सा आंसर आ रहा है? डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगेगी, या स्लो हो जाएगी अगर फोर्स कम लग गई है, या अगर ज़्यादा तो स्टॉप हो जाएगी, या अगर उससे भी ज़्यादा है तो वापस उसी रास्ते में वापस पीछे चली जाएगी। लेकिन डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रही है तो इधर उधर नहीं जाएगी और न उसी डायरेक्शन में आगे स्पीड अप हो जाएगी। यू गॉट दिस वन? तो ये क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट डी आंसर है। नंबर 3, व्हाट इज और द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पैराशूट एज इट फॉल्स। पैराशूट के ऊपर कहते हैं कि कौन सी फोर्सेस है जब वो नीचे फॉल कर रहा होता है। व्हाट इज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पैराशूट्स। पैराशूट्स के ऊपर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होती है जब वो डाउनवर्ड होती है। नंबर 1, मैग्नेटिक फोर्स, नो। नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, ग्रेविटेशनल फोर्स है। नंबर 3, एयर रेजिस्टेंस, यस। नंबर 4 जो है फ्रैक्शनल फोर्स है, तो ये फ्रैक्शनल फोर्स भी होती है क्योंकि एयर और सरफेस में फ्रैक्शनल फोर्स भी पाई जाती है। तो आपके पास ये इसके जो आंसर्स आएंगे ना 2 3 और 4 आएंगे। फ्रैक्शनल फोर्स, एयर हवा के साथ में फ्रैक्शन भी हो रही होती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होती है, इवन हवा के साथ होती है। जो वेट है और जो इंसान, जो ह्यूमन है और जो पैराशूट है, जो ह्यूमन के साथ लटका हुआ है, बांधा हुआ है ह्यूमंस के साथ, तो उस रस्सी के जो इंसान के साथ बांधी हुई है और उस ह्यूमन बींग्स के बॉडीज़ के दरमियान भी फ्रैक्शनल फोर्स पाई जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि रस्सी ज़ाहिर है इंसान के साथ बांध दी गई है तो रस्सी तो प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है ना, दर्द हो रहा होता है यहाँ पे जहाँ पे लगाया हुआ होता है। तो ठीक है, तो तीनों चीज़ें हैं। ये रेजिस्टेंस नीचे से अपवर्ड होती है, वेट डाउनवर्ड होती है, ठीक है। और थर्ड जो फ्रैक्शनल फोर्स है, तो रस्सी और इंसानी जिस्म के दरमियान भी फ्रैक्शनल फोर्स होती है। इवन एयर रेजिस्टेंस भी तो अपनी जगह पे है, लेकिन रस्सी और इंसान की बॉडी के साथ जहाँ जहाँ पे वो टच कर रही होती है, क्योंकि वो पैराशूट ऊपर की तरफ उड़ रहा है, बॉडी इंसान की नीचे आ रही होती है, तो दोनों अपोजिट फोर्सेस किस चीज़ के ऊपर एक्ट कर रही होती है, इंसानी बॉडी के ऊपर, क्योंकि रस्सी बांधी गई है उसके साथ ना, तो इसलिए फ्रैक्शनल फोर्स भी होती है। तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर आ जाएगा, जिसमें आपके पास 1
2, 3 एंड 4 मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, ठीक है। 2, 3 एंड 4 आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हिट द ग्राउंड, ठीक है। Which of the following will hit the ground first when it falls from the same height at the same time of the earth? Okay, on the earth है। कहते हैं कि कौन सी चीज़ है जो कि जल्दी गिर जाएगी। नंबर ए, a sheet of A4 size paper crumble into a ball। ये हमने क्वेश्चन शायद बुक के अंदर की बात किया हुआ था, ठीक है, कि एक A4 साइज पेपर ले लें और उसको मतलब एक बॉल बना दें, ठीक है ना, उसको स्मैश करके एक बॉल बना दें। और नंबर बी है अ शीट ऑफ A4 साइज पेपर फोल्डेड इनटू हाफ, आपने उसको हाफ कर दिया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अ शीट ऑफ A4 साइज पेपर फोल्डेड इनटू क्वार्टर है, ठीक है, और एन अनफोल्ड शीट ऑफ A4 साइज पेपर्स है। तो कहते हैं अ शीट ऑफ पेपर क्रम्बल इनटू, तो जो कहते हैं कि जो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम द से, तो ए आंसर आ जाएगा। जो बॉल बना दिया गया ना, उसको स्मैश करके एक आपने एक बॉल बना दिया, उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस कम होगी इसलिए कि उसका एरिया कम है। बाकी जिसको क्वार्टर कर दिया उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जो हाफ फोल्ड कर दिया उसके ऊपर और ज़्यादा है, जो फुली बिल्कुल वो अनफोल्डेड है उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इसका आंसर आपके पास ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। इट इज़ द सेम एज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। रॉन्ग। मास अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी और वेट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। तो दोनों अलग चीज़ है। नंबर 2, it is the same where the object, it is the same wherever the object is, ठीक है। तो कहते हैं it is the same, ये यहाँ पे which of the following statement are true about the weight of an object है। it is the same where, अच्छा कहते हैं कि weight हर जगह पे सेम रहता है, जहाँ पर भी बॉडी होती है वहाँ पे सेम, तो ये गलत है, फॉल्स है। मून पर कम है, ज़मीन पर ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप इससे बड़े, जितने बड़े बॉडी के ऊपर आप जाएंगे, किसी प्लेनेट के ऊपर, कोई सैटर्न है, जुपिटर है, अगर कोई प्लेनेट बड़ा है तो उसके ऊपर वेट भी ज़्यादा होता है, अगर प्लेनेट छोटा है तो उसके ऊपर वजन कम होता है। तो वेट जो है कांस्टेंट नहीं रहता, मास कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं होता, वेट जो है कम ज़्यादा हो रहा होता है। जैसे मून है ना, मून के ऊपर कम हो जाता है इसलिए कि मून का साइज छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये भी गलत है। इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड कर लेता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो वेट कम है। तो आपके पास 3 भी सही है। 4 को चेक करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, ये भी सही है। अगर मास ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होता है, मास कम है तो वेट कम है। तो आपके पास 3 and 4 इज द आंसर है, ठीक है। ये डी आपके पास आंसर आ जाएगा, 3 and 4। मास ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होता है। जिस बंदे के अंदर ज़्यादा चर्बी भरी हुई है उसका वजन ज़्यादा होता है ना, या गोश्त हड्डियाँ ज़्यादा भरी हुई है। जिस बंदे के अंदर कम है, तो किताब के अंदर अगर पेजेस ज़्यादा है तो उसका वेट ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा। अगर पेजेस कम है तो मास ज़्यादा हुआ। पेजेस ज़्यादा होने का मतलब मास ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा है। और अगर पेजेस कम है तो मास कम है, मास कम है तो वज़न भी कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन पार्ट डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5 था ये हमने कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1, आगे जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और ये अभी के लिए इतना ही सही है। थैंक यू।